Hello everyone, welcome to Neutron. So today we'll be doing irrelevant statement part 1. Okay, so this is a new topic that has been introduced. Okay, and first before starting this session, first I would like to tell you that how we are going to go about in this session. Okay, we'll be taking two sets of irrelevant statement, and in this what we have to do, there will be 4 statements and one statement will be out of context. That means you have to find the odd man out. Okay, तो इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे, बिकॉज इसमें क्या है, इसमें दो कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ता है. ठीक है, एक है जो आपका पैरा जंबल में यूज करते हैं, ठीक है, और दूसरा जो आपका ऑड मैन आउट में यूज करते हैं. ठीक है, तो पैरा जंबल में हम क्या करते हैं, इसका जो सेंट्रल थीम है, ठीक है, इसको हम पहले पकड़ते हैं. ठीक है, और सेंट्रल थीम को पकड़ते हैं, उसके बाद फिर जो बाकी चीज जो है उससे रिलेटेड जो है हम धीरे धीरे उसे पता लगाते हैं कि इसका सीक्वेंस क्या होगा. ठीक है, तो पैरा जंबल में हम ऐसे प्रोसीड करते हैं. और ऑड मैन आउट में हम क्या करते हैं कि जो आपका जो चारों सेंटेंस है उसमें से जो एक जो स्टेटमेंट ऐसा रहेगा जो आपका सेंट्रल थीम से हट के बात करेगा. ठीक है, जो उससे रिलेटेड नहीं होगा. ठीक है, तो इसमें इन दोनों चीज का हमें कॉन्सेप्ट का हमें यूज करना है, क्योंकि पैरा जंबल में हम क्या करते हैं कि सेंट्रल थीम को हम फोकस करते हैं, तो इसमें भी हमें क्या करना है कि सेंट्रल थीम को फोकस करना पड़ेगा. और आप जब सेंट्रल थीम को आप जब फोकस करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक जो है किससे रिलेटेड बात कर रहा है. ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होगा, उससे रिलेटेड जो है बाकी के 3 सेंटेंस जो रहेंगे, 3 सेंटेंसेस जो है वो सिमिलर आइडिया पे बात करेंगे. ठीक है, और एक स्टेटमेंट है जो बिल्कुल अलग टाइप का बात करेगा. ठीक है, वो उस कॉन्सेप्ट से हट के बात करेगा. ठीक है, तो इसमें हमें जब हम सेंट्रल थीम हम ले लेते हैं तो इसमें पैरा जंबल वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, और जब हम इसमें लेते हैं तो ये हमारा जो अलग रहता है, तो ये हमारा ऑड मैन आउट वाला कॉन्सेप्ट रहता है. ठीक है, तो हमें इस तरीके से इसको सॉल्व करना होगा. ठीक है, और ये जो टॉपिक है ये मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके ये आता भी है और इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. ठीक है, और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मगर अगर आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जामिनेशन में आप फॉर श्योर आप इसको सही से आप इसको अटेम्प्ट करके आ सकते हो. ठीक है, ओके, सो ये वीकली शेड्यूल है क्लासेस का. ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं. ठीक है, ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन विद द टुडेज सेशन. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट सेट है, इसमें क्या बोल रहा है, 4 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो लेबल्ड ABCD एंड वन एंड ऑफ दीज 3 स्टेटमेंट आर इन लॉजिकल ऑर्डर एंड फॉर्म अ कोहेरेंट पैराग्राफ ऑफ पैसेज. फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस चूज द ऑप्शन दैट डज नॉट फिट द सीक्वेंस. ठीक है, तो यहाँ पे हमें सेंट्रल थीम से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट को हमें चूज करके साइड कर लेना है, और जो चौथा सेंटेंस है वो ऑड मैन आउट रहेगा और हमें उसी को फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो इसको अगर हमें अटेम्प्ट करना है तो हमें बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, और समझना पड़ेगा कि इसमें ऑड मैन आउट क्या हो सकता है. ठीक है, तो हम इसको पहले पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या बात कर रहा है. ठीक है, तो क्या बोल रहा है, विजडम इन्वॉल्व्स द direction of life by relevant knowledge and thus that it incorporates both theoretical and practical element. ठीक है, तो यहाँ पे किस चीज के बारे में बात हो रहा है, विजडम से रिलेटेड बात हो रहा है. तो विजडम आखिर होता क्या है, पहले हम इसको समझते हैं. ठीक है, तो विजडम होता है कि अ क्वालिटी ऑफ हैविंग एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड गुड जजमेंट. ठीक है, और ये आपको कब आता है, जब आप परिपक्व हो जाते हो. ठीक है, जब आप एक लाइफ के एक सर्टेन स्टेज पे पहुंच जाते हो जहां पे आप बहुत ही बैलेंस्ड वे में डिसीजंस ले सकते हो, बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ, ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज. ठीक है, तो वो स्टेज जो लाइफ में जब आता है तो आप बोल सकते हैं कि यस आई हैव अचीव्ड विजडम. ठीक है, और इसमें क्या बोल रहा है कि इट इनकॉर्पोरेट्स बोथ अ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एलिमेंट, और इसमें बता रहा है कि इसमें एक थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एलिमेंट भी होता है. ठीक है, ओके, तो ये हमें हो गया पहला स्टेटमेंट में. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, गो placidly amid the noise and haste and remember what peace there may be in silence. ठीक है, तो बोल रहा है कि noise and haste मतलब कि जल्दबाजी. ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि go placidly मतलब कि being peaceful, quiet and calm. ठीक है, तो आप peacefully, quietly and calmly जब आप आगे बढ़ते हो. ठीक है, amid the noise and haste. ठीक है, तो वहां पे क्या बोल रहा है कि रिमेंबर व्हाट पीस देयर मे बी इन साइलेंस. तो आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि साइलेंस में क्या पीस मिलता है. ठीक है,
ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, स्पीक योर ट्रूथ क्वाइटली एंड क्लियरली एंड लिसन टू अदर्स इवन द डल एंड इग्नोरेंट दे टू हैव देयर स्टोरी। ठीक है, तो बोल रहा है कि अपना बात जो है हमेशा आप ट्रूथफुली, क्वाइटली एंड क्लियरली सबके सामने रखा करिए। ठीक है, और उससे भी ज्यादा जरूरी क्या है कि आप दूसरों की बातों को सुनिए, उनके बातों को तवज्जो दीजिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको हो सकता है कि हमेशा लगे कि आप बहुत ज्यादा तेज हो और सामने वाला भोथड़ है। ठीक है, डल एंड इग्नोरेंट मतलब कि कम अकल है, ठीक है, या वो नासमझ है। ठीक है, तो वैसे लोगों को भी आप बहुत ही जेंटली ट्रीट करिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका भी कुछ ना कुछ स्टोरी अपना होता है। ओके ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में क्या बोल रहा है, एज फार एज पॉसिबल विदाउट सरेंडर बी ऑन गुड टर्म्स विथ ऑल पर्सन्स। ठीक है, जैसे आप अगर किसी दो आदमी आप लोग बात कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होता है कि कभी कभी सामने वाला जो है आपकी बातों को नहीं सुन के वो कि अपनी बातों को ही आपके ऊपर थोपेगा। ठीक है, तो उस केस में अगर आप विजडम अचीव कर चुके हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप उसके सामने उससे बहस करने से अच्छा आप क्या करोगे, आप सरेंडर करना ज्यादा सही समझोगे। क्यों? क्योंकि आप उसको कितना भी समझा लो वो बातों को नहीं समझेगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि सरेंडर बी ऑन गुड टर्म्स विथ ऑल पर्सन्स। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जो है आप गुड टर्म्स के साथ ही किसी बहस को खत्म करिए, उसको बैड टर्म्स के साथ नहीं खत्म करिए। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि तभी आप कह सकते हो कि आप विजडम अचीव कर चुके हो। ठीक है, ओके, तो हमें यह पता चल गया कि ये टोटल जो बात कर रहा है ये रिवॉल्व कर रहा है अराउंड विजडम। ठीक है, तो हमें तो ये समझ में आया कि सेंट्रल जो है ये क्या है, सेंट्रल थीम क्या है, विजडम है। ठीक है, ओके, और सब में तो बात यही कर रहा है कि आप कैसे विजडम से रिलेटेड ही सारा चीज बात कर रहा है। ठीक है, ओके, गो बोल रहा है गो प्लेसिडली। ठीक है, मतलब कि काम, क्वाइट। ठीक है, आप उस सेंस में आप आगे बढ़िए। ठीक है, तो यहाँ पे हर चीज तो यहाँ पे रिलेटेड आपका विजडम से रिलेटेड बात कर रहा है कि आप विजडम कैसे अचीव करोगे। तो इसमें सेंट्रल थीम तो विजडम है, मगर इसमें ऑड वन आउट कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इस चीज को सोचना है। ठीक है, क्योंकि अगर हम ध्यान से अगर हम देखते हैं तो आपका जो बी है, सी है और डी जो है ये आपका किससे रिलेटेड बात कर रहा है, ये विजडम से रिलेटेड ही बात कर रहा है, मगर इट इज टॉकिंग अबाउट हाउ टू अचीव विजडम। ओके, ये आपको बता रहा है, ये बी सी डी आपको बात कर रहा है कि हाउ टू अचीव विजडम, आप विजडम को कैसे आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, मगर आपका जो पहला सेंटेंस है जो ए है ये आपका एक जनरल बात कर रहा है। ठीक है, ये क्या बात कर रहा है कि अ जनरल कंसेप्ट अबाउट विजडम, दैट्स व्हाई विजडम इज सो इंपॉर्टेंट इन लाइफ। ये बता रहा है कि इसका एक थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एलिमेंट है, मगर आप कैसे अचीव करोगे वो बी, सी और डी में। तो हमें पता चल गया कि इसमें ऑड मैन आउट कौन है, तो वो ए है। ठीक है, सो दिस विल बी योर राइट आंसर। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेट। सो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे सेम है। ठीक है, और इसको हम पहले पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या बात कर रहा है। तो बोल रहा है ontology has frequently been understood as the theory of ultimate classes of existence or entities and of characteristics and of structures that belong to the all entities merely as such। ठीक है, तो यहाँ पे बात किससे रिलेटेड कर रहा है, ये ontology से रिलेटेड बात कर रहा है और बता रहा है कि इसको कैसे समझा जाता है, how it has been frequently been understood by people। ठीक है, ओके, और नेक्स्ट सेंटेंस में क्या बोल रहा है, अंडरस्टूड इन दीज वे एक्ट्स ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन। ठीक है, एक्ट्स ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन फॉर एग्जांपल लाइक ऑल अदर इवेंट्स ऑब्वियसली फॉल विद इन द डोमेन ऑफ ऑन्टोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द वेज एक्ट्स ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन, ठीक है, ये किस तरीके से आपको समझा जा रहा है, लाइक ऑल अदर इवेंट्स दैट फॉल विद इन द डोमेन ऑफ ऑन्टोलॉजी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, देयर आर दस आल्सो सर्टेन स्पेशल और रीजनल ऑन्टोलॉजी which attempt to exhibit the essential characteristics and structures peculiar to the member of each of the ultimate class of entities of minds and mental acts and physical bodies and so on। ठीक है, ओके, डी में क्या बात कर रहा है, बट इवन given this it is still not strictly true as Gustav Bergman has often said that epistemology is but the ontology of knowing situation। ठीक है,
तो ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का हमें लग रहा है, क्योंकि इसमें भारी भरकम वर्ड यूज किया हुआ है। ऑन्टोलॉजी है, एपिस्टेमोलॉजी है, ठीक है, कॉग्निशन है, आपका पेक्यूलियर है, ठीक है। तो आखिर ये है क्या, ये पहले हमें समझना जरूरी है। इसको हमें अटेम्प्ट करने से पहले समझना पड़ेगा कि ये टोटल चीज जो है, इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि ऑन्टोलॉजी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। मगर ये बात कर क्या रहा है? तो ऑन्टोलॉजी क्या होता है, पहले हम इसको समझते हैं। तो ऑन्टोलॉजी होता है अ सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड कैटेगरीज इन अ सब्जेक्ट एरिया और डोमेन दैट शोज प्रॉपर्टीज एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट एरिया के बारे में अगर आप लेते हैं, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग की बात करते हैं, ठीक है, ये भी एक सब्जेक्ट एरिया है, ठीक है। तो मार्केटिंग के बहुत सारे वेरियस कंसेप्ट्स होंगे, ठीक है। तो ऑन्टोलॉजी का मतलब क्या होता है, ये जो मार्केटिंग के जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स या कैटेगरीज होते हैं, तो इनके बीच में वो क्या करता है, इनके प्रॉपर्टीज और इनके रिलेशनशिप के बीच में वो एक लिंक आपको देता है। वो आपको समझाता है कि इनके बीच में रिलेशन कैसा है। ऑन्टोलॉजी मतलब ये होता है, ठीक है। और आपका एपिस्टेमोलॉजी मतलब क्या होता है, ये भी हमें जानना जरूरी है। तो एपिस्टेमोलॉजी मतलब होता है कि थ्योरी ऑफ नॉलेज स्पेशली विथ रिगार्ड्स टू मेथड्स, ठीक है। तो आप किस मेथोडोलॉजी को आप यूज करते हो, उससे उसके रिगार्डिंग जो नॉलेज है उसको हम बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे और क्या बात कर रहा है कि एग्जिस्टेंट, एक एग्जिस्टेंट वर्ड है। ये एग्जिस्टेंट मतलब क्या होता है, हैविंग रियलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि ऑन्टोलॉजी हैज बीन फ्रीक्वेंटली अंडरस्टूड एज द थ्योरी ऑफ अल्टीमेट क्लासेस ऑफ एग्जिस्टेंस, मतलब हैविंग रियलिटी और एंटिटीज एंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंड स्ट्रक्चर्स दैट बिलोंग टू ऑल एंटिटीज, मतलब सारे एंटिटीज का कैरेक्टरिस्टिक्स और स्ट्रक्चर्स के बारे में जो बात करता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑन्टोलॉजी, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था, ठीक है। ओके, तो इसको ऐसे समझा जाता है, मगर एक्चुअल में ऑन्टोलॉजी क्या होता है कि ये जो रिलेशन जो होता है दो कॉन्सेप्ट्स के बीच में, उसको हम ऑन्टोलॉजी कहते हैं, ठीक है। आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो यहाँ पे ऑन्टोलॉजी के अराउंड ही सारा कुछ रिवॉल्व कर रहा है बात, ठीक है। और इसमें एक वर्ड किसका यूज किया हुआ है, एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है। और एपिस्टेमोलॉजी मतलब हमने क्या आपको बताया था कि एपिस्टेमोलॉजी मतलब होता है कि थ्योरी ऑफ नॉलेज, ठीक है। आपको जो नॉलेज है उसके पीछे एक थ्योरी होता है, काम करता है, ठीक है। तो उसका जो थ्योरी है, तो उसके जो क्या मेथड यूज किया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप अगर कोई रिसर्च ही कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, उसमें एक आप डेटा कलेक्ट करते हो, ठीक है। तो आप उस डेटा को कैसे आप यूज करते हो, दैट इज द मेथडोलॉजी, ठीक है। तो ये मेथडोलॉजी से रिलेटेड बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं जो आपका डी में है, उसमें आपका क्या बात कर रहा है, गुस्टाव बर्गमैन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी और ऑन्टोलॉजी का। मगर एक इसमें जो है गुस्टाव बर्गमैन जो इंसान है, ठीक है, वो कैसे समझता है ऑन्टोलॉजी को, उसका कहना ये है कि ऑन्टोलॉजी जो है वो एपिस्टेमोलॉजी का एक सब पार्ट है, ठीक है। और एपिस्टेमोलॉजी जो है वो फिलॉसफी का एक पार्ट है, ठीक है, एक कैटेगरी है, ठीक है। और एक्चुअल में जो ऑन्टोलॉजी है वो कैसे माना जाता है, वो क्या होता है, वो फिलॉसफी का ही एक अलग पार्ट होता है। क्योंकि ऑन्टोलॉजी जो है वो नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस के बारे में बात करता है, और एपिस्टेमोलॉजी है जो वो नेचर एंड स्कोप ऑफ नॉलेज के बारे में बात करता है, ठीक है। तो आई गेस आपको समझ में आया कि ऑन्टोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी के बीच में क्या डिफरेंस है। तो ऐसे ही इन चीजों को वो समझ रहा है, ठीक है। तो इसमें गुस्टाव बर्गमैन जो है वो ऑन्टोलॉजी को किस तरीके से देखता है, वो कि ऑन्टोलॉजी जो है वो एपिस्टेमोलॉजी का एक सब पार्ट है, और एपिस्टेमोलॉजी जो है फिलॉसफी का एक सब पार्ट है। तो इसका जो सोच है वो क्या है, वो डिफरेंट है देन द पैसेज। क्योंकि यहाँ पे जो टोटल चीज जो बात कर रहा है, ये ए बी और सी में जो बात कर रहा है, ये ऑन्टोलॉजी से रिलेटेड बात कर रहा है कि ऑन्टोलॉजी क्या होता है, ठीक है। जैसे कि बी में बोल रहा है कि अंडरस्टूड इन दिस वे ऑफ एक्ट्स ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन, फॉर एग्जांपल लाइक ऑल अदर इवेंट्स ऑब्वियसली फॉल विद इन द डोमेन ऑफ ऑन्टोलॉजी, ठीक है। और यहाँ पे सी में क्या बात कर रहा है कि देयर आर दस आल्सो सर्टेन स्पेशल और रीजनल ऑन्टोलॉजी, ठीक है। तो कुछ स्पेशल ऑन्टोलॉजी भी होता है और रीजनल ऑन्टोलॉजी भी होता है, which attempt to exhibit the essential characteristics। वो क्या एग्जिबिट करता है, essential characteristics and structures peculiar to the member of each of the ultimate classes of entities, ठीक है। हर एक क्लास ऑफ एंटिटीज के बारे में जो है वो उसका ये जो स्ट्रक्चर है और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसको एग्जिबिट करता है, ठीक है। तो ये ऑन्टोलॉजी से का टोटल बात हो रहा है ऑन्टोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी जो है वो अलाइंड दिख रहे हैं, ठीक है, और डी जो है वो डिफरेंट बात कर रहा है, बिकॉज इसमें क्या बोल रहा है
कि गुस्टाव बर्गमैन हैज ऑफन सेड दैट एपिस्टेमोलॉजी इज बट द ऑन्टोलॉजी ऑफ नोइंग सिचुएशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो ऑड मन आउट है वो कौन है, वो डी है। ठीक है, ओके, so by this we come to the end of the today's session. Thank you so much for your time and patience, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming video. Thank you so much.